हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो, स्टार्टिंग न्यूक्लियस से करी थी। ओके, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा था। न्यूक्लियस में क्रोमेटिन था, उससे ही क्रोमोसोम बन रहे थे। कैसे बन रहे थे वो सब बताया। ओके, तो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस पढ़ा सबसे पहले, देन क्रोमेटिन से क्रोमोसोम कंडेंसेशन देखा। क्रोमोसोम क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, ये सब बता दिया गया था। ठीक है, ताकि इक्वल नंबर में डीएनए जा सके, अमाउंट में डीएनए जा सके। क्रोमोसोम्स में हमने ये सब सीखा था। सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना, सेंट्रोमियर, ये टर्म्स कुछ याद है, भूल गए? ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, इसे क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। ठीक है ना। और ये जो है इन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हम लोगों ने जीन्स पढ़े थे, जीन्स का रोल पढ़ा था, हेरिडिटी में होता है ना, और प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आप लोग पीछे का ज़रूर रिवाइज करते रहें, अदरवाइज़ भूल जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स अब जैसे जेनेटिक्स हैं, फोटोसिंथेसिस है, ये ट्रांसपिरेशन वगैरह है। तो ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो पीछे का रिवीजन अपना रख करते चलना। ठीक है, पढ़ते चलना, अदरवाइज़ फिर वही नाइन्थ वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वो ना हो, इसीलिए टेंथ में ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि पीछे का रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स के बाद हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ी। सेल साइकिल में इंटरफेज, एमफेज, ऐसा कुछ याद है? तो इन दोनों में से प्रिपरेटरी फेज कौन सा था, जहाँ पर प्रिपरेशन हो रही थी, सेल प्रिपेयर कर रही थी खुद को? इंटरफेज। ठीक है, और एम फेज में फिर वो डिवीजन कर रही थी। तो डिवीजन दो स्टेप्स में होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, है ना। ऐसे साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मुझे अब ज़रा जल्दी से बताओ, कौन सी फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और कौन सी फेज़ है? मेटाफेज। ठीक है, कौन सी फेज़ है जिसमें क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने शुरू हो जाते हैं? प्रोफेज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, इतना हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। एम फेज में साइटोकाइनेसिस भी था, कैरियो के अलावा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में कौन से मेथड से होता है? सेल प्लेट। और वहाँ पर एनिमल सेल में, हाँ, सेल कैविटी बन रही थी ना, सेल फ्यूरो मेथड। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है क्लास, तो इतना हम लोगों ने सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोगों ने मियोसिस जो है वो भी देखा था। तो मियोसिस ये आज कंप्लीट करना है, बस यही लास्ट टॉपिक है, फिर चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो मियोसिस में आप लोगों को क्या बातें बताई थी कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, जैसे माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल जनरेशन से आधा हो जाएगा, सॉरी पेरेंटल सेल से आधा आधा हो जाएगा। जैसे सपोज ये पेरेंटल सेल है, इसमें 2n इज इक्वल्स टू 46। ये 2n और n ये तो आई थिंक मैंने पढ़ाई दिए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम 23, और अगर वो डबल है 2n है तो फिर वो डिप्लॉयड। तो ये पेरेंटल सेल है, ये डिवाइड करती है और 2 सेल बनाती है। तो मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। माइटोसिस के साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन नेचर, वो रिडक्शनल डिवीजन है। मेरी बात समझ में आ रही है? और मियोसिस 2 वो इक्वेशनल डिवीजन है। तो ये रिडक्शनल है, तो यहाँ 23 हो जाएंगे। फिर ये आगे डिवीजन करेगी, मियोसिस 2 करेगी, तो वो तो इक्वेशनल डिवीजन है, तो वहाँ पर कितने जाएंगे? सेम। ठीक है, तो ऐसे करके 4 गैमेट रेडी हो जाएंगे। गैमेट्स बनाने के लिए तो चाहिए थी मियोसिस, और किस लिए चाहिए थी? गैमेट्स बनाने के लिए चाहिए होती है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था कि मियोसिस क्यों चाहिए होती है, गैमेट्स बनाने के लिए। कहाँ पर होती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है। सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको लिखवाए थे, ह्यूमन बॉडी के भी, टेस्टिस और ओवरीज, और प्लांट बॉडी के भी। ठीक है, एंथर और वो पिस्टल वगैरह। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया था।
और मियोसिस क्यों ज़रूरी है ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस डिस्कस हो रहा था। तो पहले उसमें आप लोगों को बताया था कि ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में हेल्प करती है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है वो भी आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप समझ में आ गया हो आप लोगों को। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है लेक्चर्स आप लोगों के पास, प्लीज़ उन्हें देखो अगर नहीं समझ में आया तो। अब नेक्स्ट नंबर जो सेकंड था इसका सिग्निफिकेंस का, कि मियोसिस वेरिएशंस, ये आई थिंक मैंने आप लोगों को लिखवा के ख़त्म करी थी क्लास, कि जो मियोसिस है ये वेरिएशंस भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट को ढंग से आगे समझते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट लिख लो, मियोसिस क्रिएट्स वेरिएशन। हाँ जी क्लास, अब ज़रा एक बार देखेंगे इसमें क्या कंसेप्ट है, ये वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस करती है। देखो, सपोज टेस्टिस, टेस्टिस है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ टॉपिक नहीं है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, सब लिखवाया जाएगा। तो ये टेस्टिस हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं। फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे आपने लोग क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा। तो ये जो टेस्टिस है इसमें कुछ सेल्स हैं, ये मैंने सेल्स दिखा दी। तो ये सेल्स जो हैं ये मियोसिस करेंगी। ठीक है, मान लो ये वाली सेल मियोसिस में एंट्री कर रही है, तो मैंने इसलिए इसके नीचे एरो दिखा दिया। ओके, समझ लीजिए पहले। तो ये मियोसिस करेगी, तो मियोसिस हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ये पहले मियोसिस 1 में जाती है सेल, उसके बाद मियोसिस 2 में जाती है। ठीक है, तो जब ये सेल मियोसिस में एंट्री मारेगी तो पहले ये जाएगी मियोसिस 1 में, वही पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेगी इंटरफेस में, उसके बाद ये एंट्री मारेगी मियोसिस 1 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ इंटरफेस, और उसके बाद ये किस में एंट्री मार रही है, मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 में जैसे इसने एंट्री मारी, अच्छा एक चीज़ और, इंटरफेस जब ये कर रही थी तो इसके अंदर एक फेज़ आता है एस फेज़। इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था जिसमें सेल, कोई भी सेल जो डिवीजन करने वाली है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। ठीक है, ताकि दोनों सेल्स के पास, दोनों बच्चों के पास इक्वल अमाउंट में सामान जाए। ठीक है, तो इंटरफेस में 3 फेजेस थे, G1, S और G2। एस फेज जो था स्पेशली उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा था, तो वही काम यहाँ पर भी होगा। तो अगर डीएनए ओरिजिनल पेरेंटल सेल में, नॉर्मल सेल में अगर 2C था, तो इंटरफेज होने के बाद कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा। डीएनए कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा ना, आफ्टर इंटरफेस। आफ्टर इंटरफेस का मतलब G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, यहाँ तक वो 4C डीएनए उसका रहेगा। उसके बाद ये 2C जो था ये बिफोर इंटरफेस, अभी कुछ भी मत लिखना, बिफोर इंटरफेस। तो बिफोर इंटरफेस 2C है, आफ्टर इंटरफेस 4C है डीएनए की कंडीशन। इतनी बात तो क्लियर हुई। अच्छा, अब क्रोमोसोम की अगर बात करें तो 2C में डीएनए क्रोमोसोम कैसा दिखेगा, ऐसा, ये भी बताया था आप लोगों को। और अगर 4C है तो अब क्योंकि डीएनए डबल हो गया है, तो डीएनए डबल हो गया है तो उसको हम, क्योंकि आप लोग जानते हैं डीएनए इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, और क्रोमेटिन नेटवर्क से ही बनते हैं क्रोमोसोम। तो अगर डीएनए या क्रोमेटिन इतना था तो ऐसा क्रोमोसोम, डीएनए या क्रोमेटिन डबल हो गया आफ्टर रेप्लिकेशन तो फिर क्रोमोसोम ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन है। ओके, तो अब इन्हीं बातों को, ये बेसिक्स सब आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, वही मैंने बताया है, कुछ नया नहीं बताया। अब ये सेल इंटरफेस कर रही है, कर चुकी, और इसने अपना डीएनए डबल कर लिया, अब ये मियोसिस 1 में एंट्री मार रही है। तो जब ये मियोसिस 1 में एंट्री मारेगी तो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन नेचर, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन है तो क्रोमोसोमल कंटेंट हाफ हो जाएगा। हाँ, ऐसा होगा कि नहीं।
तो मियोसिस वन में जैसे ये एंट्री मारेगी, मियोसिस वन में एक फेज़ आती है, जैसे माइटोसिस में एक फेज़ आ रही थी, कौन सी, प्रोफेज, ठीक है, ऐसे मियोसिस वन में भी एक फेज़ आती है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को जो सेकंड पॉइंट बताया था ना सिग्निफिकेंस का, उसी की एक्सप्लेनेशन चल रही है, इसी में ही पूरी मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी जो आप लोगों के 10th के लेवल पर है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए आप। तो ये मियोसिस वन में एक फेज़ आती है प्रोफेज, ठीक। अब ये जो प्रोफेज है उसमें इस सेल के अंदर क्या होगा, ये मैंने सेल को दिखा दिया, एनलार्ज करके दिखा दिया इसी सेल को। इस सेल के अंदर ये मियोसिस वन में एंट्री मार चुकी है, मियोसिस वन में एंटर कर चुकी है, उसमें भी प्रोफेज। अभी इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं, क्योंकि अभी डिवाइड थोड़ी ना करा है, 2 सेल्स में नहीं बटी है, तो इसलिए अभी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। ओके, जब ये मियोसिस वन कंप्लीट कर लेगी तब ये स्प्लिट हो जाएगी 2 सेल्स में, तब 23 आ जाएंगे, बट अभी तो इसके अंदर 46 ही हैं, क्योंकि अभी मियोसिस वन में एंटर हुई है, चल रहा है, और मियोसिस वन में भी वो प्रोफेज में एंट्री हुई है। तो ये जो मियोसिस वन है इसमें भी चारों फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। आपको प्रोफेज पढ़ना है अभी क्लास 10th के लेवल पर। ओके, और वो भी बहुत बहुत ही जनरल पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, कहने का मतलब उसकी। तो इसको समझते हैं थोड़ा कि क्या होता है प्रोफेज में। देखो भाई, प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम दिखा दिए, यही वाले क्रोमोसोम मिलेंगे ना, ये वाले तो मिलेंगे नहीं, ऐसा है या नहीं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दिखा दिए, ऐसे ही मैंने 6 दिखा देते हैं, क्योंकि 46 तो दिखाना मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। तो 46 आप लोग समझ लो, मैंने यहाँ पर 6 ही दिखाए हैं, 6 क्रोमोसोम दिखाए हैं। तो प्रोफेज में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, सबसे पहला काम होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम जो मतलब स्ट्रक्चर में भी सेम है, साइज में भी सेम है ना, उनमें जीन्स भी सेम आ रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम बनते हैं क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन में डीएनए है, तो क्रोमोसोम में भी डीएनए होगा, और डीएनए तो उसमें जीन्स भी आएंगे आएंगे ना। तो इसीलिए मान लो जैसे ये कोई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर सपोज मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन होती नहीं। सपोज ये हाइट का जीन है, ठीक है, तो यही दूसरा क्रोमोसोम, जैसे इसका नंबर मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम था, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। 23 पेयर्स होते हैं ना हम लोगों के पास, 46 क्रोमोसोम को आप 23 पेयर्स भी तो लिख सकते हो। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2, तो 23 में कितने होंगे, 46, ठीक है ना। तो 46 को आप 23 पेयर्स भी लिख सकते हो। तो मान लो फर्स्ट क्रोमोसोम ये रहा, 21st क्रोमोसोम ये रहा, इसमें भी यहाँ पर हाइट का जीन आ रहा है, ऐसे यहाँ पर कोई मान लो कम्प्लेक्शन का जीन आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी कम्प्लेक्शन का जीन आ रहा है, ऐसे यहाँ पर आईक्यू का जीन आ रहा है, यहाँ पे भी आईक्यू का जीन आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है, जीन्स भी ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये पेयरिंग कर लेते हैं, ये एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रोमोसोम यहाँ है और 21st क्रोमोसोम यहाँ है, तो वो इतना दूर नहीं रहेगा, अब वो एक साथ आकर के इकट्ठे बैठ जाएंगे, पेयर कर लेंगे। बात समझ में आई। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किस में हो जाती है, प्रोफेज में हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप पेयर्ड क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखा दो, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये 6 क्रोमोसोम दिखाने थे ना, और ये पेयरिंग कर लिए अपने अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। तो ये एक पेयरिंग हो गई, ये एक पेयरिंग हो गई, ये एक पेयरिंग हो गई। बात समझ में आई। तो ऐसे कितने पेयर्स रेडी हो जाएंगे, अगर किसी एक सेल में 46 क्रोमोसोम हैं तो वो कितने पेयर बना लेगी,
23 पेयर उसमें रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी सेल में 6 क्रोमोसोम है तो उसमें कितने पेयर बन जाएंगे? 3 बन गए, 3 पेयर। बात समझ में आई? ओके क्लास। तो ये जो मियोसिस है इसमें जो प्रोफेज होती है स्पेशली, उसमें प्रोफेज में भी कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो पहला इवेंट आप लोगों को क्या बताया? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पेयरिंग इन्होंने करी क्यों है ये और थोड़ा समझते हैं। तो जब ये पेयरिंग करते हैं ना तो इसमें आपको इन क्रोमोसोम के पेयर को आप टेट्राड भी बोलते हो। टेट्राड, टेट्राड क्यों बोले हैं? टेट्रा का मतलब होता है 4। तो आपको यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स दिख रहे होंगे। भाई ये एक क्रोमेटिड है तो इस वाले क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड दिखे? एक ये रहा, एक ये रहा, 2 क्रोमेटिड दिखाई दिए। ऐसे यहाँ तो 4 क्रोमेटिड्स दिखने चाहिए। ये एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो 4 क्रोमेटिड्स हो गए, इस वजह से इसको क्या बोल दिया? टेट्राड। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को आप टेट्राड भी बोल देते हो। तो यहाँ पे कितने टेट्राड्स हो गए? 3 टेट्राड्स हो गए। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम को टेट्राड भी बोल देते हैं। मतलब जब उनकी पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग होगी तभी तो टेट्राड बनाएंगे, अदरवाइज थोड़ा ना बनाएंगे टेट्राड। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, जब पेयरिंग हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रॉसिंग ओवर। ये पेयरिंग करी ही क्यों थी इन्होंने? ताकि क्रॉसिंग ओवर कर सकें। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए। इसको समझते हैं। देखिए, ये मैंने इनको बाहर निकाल लिया, एक सेट को बाहर निकाल लिया। ये क्रोमोसोम है, मैंने इसे बाहर निकाल लिया। तो शेडिंग कर देते हैं। ऐसे ही एक रेड वाला ले लो, ये है रेड वाला, ठीक है। तो ये रेड वाले की शेडिंग कर दी। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स को आप बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, फाइन। और ये एक क्रोमोसोम दिखाया मैंने, ये दूसरा क्रोमोसोम दिखाया। तो दूसरे क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और इस वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, ये आपस में क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर का मतलब एक क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। अभी एक ही क्रोमोसोम के अगर क्रोमेटिड्स होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन एक क्रोमेटिड और अगर किसी दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर अब मुझे बताओ कि क्रोमोसोम हैं तो डीएनए भी होगा, है ना। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों मार्कर्स हैं, ये एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ये क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? डीएनए एक्सचेंज कर रहे हैं ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप लोग देखो ज़रा ध्यान से। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलेगा कि ये जो क्रोमोसोम है, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड जो है इसमें क्या पार्ट ऐड हो जाएगा? इसमें पार्ट ऐड हो जाएगा रेड का, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज हो गया ना। इसका डीएनए कहाँ पर आ गया? अब इसमें ऐसे ही रेड वाले के साथ होगा, सॉरी रेड वाले के साथ जो है वहाँ पर यहाँ पर क्या पार्ट ऐड कर देंगे? कौन सा? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला पार्ट ऐड कर दिया और यहाँ पर ऐसे ही ब्लैक वाला पार्ट आ गया। तो आप लोग देख रहे हो कि पहले तो जो मियोसिस में कोई भी सेल एंट्री मारेगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ सेल्स होती हैं जो गैमेट और ओवम बनवाती हैं। तो वो पर्टिकुलर सेल पहले इंटरफेज में एंटर करती है। इंटरफेज में एंटर करने के बाद वो प्रोफेज में मियोसिस 1 में भी प्रोफेज में एंटर करती है।
तो मियोसिस वन के जैसे वो प्रोफेज में एंटर करेगी कुछ स्पेशल इवेंट्स होंगे। क्या इवेंट्स होंगे? पहला तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कर लेंगे, जहाँ पर भी वो होंगे सेल के अंदर वो पेयरिंग कर लेंगे, इकट्ठे आ जाएंगे। और जब वो पेयर करते हैं तो उनको आप क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। और पेयरिंग करी क्यों थी? क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। क्रॉसिंग ओवर करने का मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ डीएनए या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को आप जेनेटिक मटेरियल भी बोल देते हैं क्योंकि उसमें जीन्स हैं, तो जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सचेंज हो रहा है। ये दोनों जो क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज करने की वजह से क्या होगा? इधर का जितना भी पार्ट एक्सचेंज हुआ है सिर्फ उतने पार्ट का डीएनए जाएगा। ऐसा ना समझ लेना कि ये पूरा का पूरा डीएनए वहाँ चला जाएगा, नहीं। आप डायग्राम में भी देखो, जिस पार्ट पे एक्सचेंज हो रहा है, क्रॉस बन रहा है, सिर्फ उतने पार्ट को ही वहाँ दिखाया है, रेड को। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। तो ये एक्सचेंज जो हो रहा है इसी को ही आप क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ओके, और इस एक्सचेंज का रिजल्ट क्या निकलेगा? ये जो एक्सचेंज होगा, इधर का डीएनए कुछ इस वाले क्रोमेटिड में आ जाएगा और इधर का डीएनए उसमें चला जाएगा। बात समझ में आई? अब इससे क्या बेनिफिट मिला? हमें ये तो समझ में आ गया कि पेयरिंग होगी। पेयरिंग क्यों हुई थी? क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए। अब क्रॉसिंग ओवर भी हो गया, अब इसका क्या बेनिफिट है? ज़बरदस्ती क्यों करवा रहे हो? क्रॉसिंग ओवर की वजह से, अब समझिए, बहुत ध्यान से समझना भी। तो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये नए बन गए। अब देखो, अभी तक सेल मियोसिस वन में ही है, अभी वो मेटाफेज करेगी। प्रोफेज के बाद वो क्या करेगी? मेटाफेज करेगी, एनाफेज करेगी, टीलोफेज करेगी, करेगी ना। तो टीलोफेज बनने के बाद क्या होगा? 2 सेल्स बन जाएगी। ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस, और फिर ये 2 सेल्स बन गई। तो इन दोनों सेल्स में रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है ना। तो अब यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम तो इसमें चले जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम इसमें चले जाएंगे। देखो कैसे जाएंगे? 3 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, ठीक है। ये क्रोमोसोम मैंने दिखा दिए 2 सेल के अंदर। तो आप देख रहे हो जो प्लॉइडी लेवल है वो घट के कितना हो गया? पेरेंटल सेल में कितने दिख रहे थे? टोटल 6 क्रोमोसोम दिख रहे थे, अब कितने दिख रहे हैं? एक सेल में 3, एक सेल में 3। तो 2n से कितना हो गया? nn हो गया, हाफ हो गया ना। मतलब अगर पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम होते तो यहाँ कितने जाते? 23, 23। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। और जैसे ही डिवीजन हो जाता है हम बोलते हैं मियोसिस वन कंप्लीट, कंप्लीट हो गई है। बात समझ में आई? तो क्रोमोसोम तो यहाँ पर चले गए, लेकिन ये एक्सचेंज हुआ क्यों है ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ। देखिए, ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इसीलिए होता है ताकि वेरिएशंस डेवलप हो। आप खुद सोचो कि वेरिएशंस यानी कि चेंजेस डेवलप हो। चेंजेस का मतलब क्या हुआ? मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लास में भी बताया होगा, मैं फिर बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम सब लोग इंसान हैं। लेकिन हम कैसे, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग बाइपेडल हैं, 2 पैरों पर चलते हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, ठीक है, 2 आँखें हैं, सब चीज़ें हैं ना, तो हम ह्यूमन बोल देते हैं खुद को। तो अब ये जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम लोग शो कर रहे हैं, इसलिए वी आर ह्यूमन। अब आप लोग देखो, ह्यूमन होने के बाद भी हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ मतलब अपीयरेंस देखने में अलग हैं, ठीक है, हाइट की फॉर्म में अलग है, कम्प्लेक्शन की फॉर्म में अलग है, ट्रेट्स की फॉर्म में अलग हैं, सब तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो अलग अलग होना ही टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो कैटेगरी है हमारे प्लैनेट पर, जो जितने भी ह्यूमंस रहते हैं ये सब आपस में क्या शो करते हैं? एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। ये सब एक दूसरे से अलग हैं, इसी अलग होने को ही आप क्या बोल देते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजेस, ठीक है, सब एक दूसरे से अलग हैं सब। तो उसी को आपने क्या बोल दिया? वेरिएशंस। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ह्यूमन में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा, सब जगह देखने को मिलता है, सब स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। मैंने सिर्फ एक ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया बात। तो यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि क्रॉसिंग ओवर जो हुआ उसकी वजह से वेरिएशन, चेंजेस डेवलप हो गए,
ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर हर बार जितनी भी सेल्स यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं सभी सेल्स क्रॉसिंग ओवर कर रही हैं, ठीक है, सभी में ही एक्सचेंज हो रहा है डीएनए का। इसको आप ऐसे समझ लो ना जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, आप लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ते हो तो प्लेइंग कार्ड्स आते हैं वहाँ पे, तो प्लेइंग कार्ड्स को आप जितना शफल करोगे तो नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, ऐसा होता है कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ है, तो जितना ही आप यहाँ शफल करेंगे एक्सचेंज कराएंगे तो उतना ही नया कॉम्बिनेशन नए नए चेंजेस जनरेट हो जाएंगे, वेरिएशंस आ जाएंगी। क्लियर हुई ये बात। तो वेरिएशंस इस तरीके से आती हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। अब ये तो क्रोमोसोम चले गए यहाँ पे, ठीक है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। अब आगे नेक्स्ट होती है मियोसिस 2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी डिवीजन किस में एंट्री मारेंगी ये सेल्स, मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 इज इक्वेशनल इन नेचर, वो रिडक्शनल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ना समझे, वो रिडक्शनल है, ठीक है। तो रिडक्शन हो जाएगी तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ तो अगर मान लो 3 क्रोमोसोम आप 3 का आधा करोगे क्या, 1.5 1.5, तो ये तो बहुत गलत है, तो ऐसा नहीं होता। मियोसिस 2 इज इक्वेशनल इन नेचर। तो अब यहाँ से जो 2 सेल बनती हैं ये दोनों सेल यहाँ बना दी, ये दोनों सेल्स जो बनी हैं तो यहाँ पर इनकी ये जो मियोसिस 2 है ये इक्वेशनल है, तो ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, बिल्कुल एज इट इज़ माइटोसिस की तरह ही होती है। माइटोसिस की तरह होने का मतलब क्या हुआ, आप लोग याद करो, माइटोसिस में प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ये होमोलोगस क्रॉसिंग ओवर ये सब मियोसिस 1 के प्रोफेज में होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। तो जैसे ही ये सेल मियोसिस 2 में एंट्री मारेगी वही इसमें कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, ऐसे वहाँ पर साइटोकाइनेसिस ये सब होगा ना। तो ये सब होगा तो आप लोग देखो रिजल्ट क्या निकलेगा याद करो, प्रोफेज मेटाफेज पे ये अरेंज हो जाते थे सेंटर पे, और एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता था, और सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या दिखेगा आप लोग देखो, इस सेल के अंदर मैं इसके क्रोमोसोम ऐसे दिखा रही हूँ, इसके क्रोमेटिड ये चले गए, ये क्रोमेटिड चला गया, और एक रेड दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ वाली कंडीशन है, एक रेड हो गया और एक 2 ब्लैक हो गए। मेरी बात समझ में आई, यही तो हो रहा था माइटोसिस में, भूल गए, लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था कि माइटोसिस में जो एनाफेज वाला पार्ट है उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब ये दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपने अपने पोल्स पर चले जाएंगे। वही हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया है, ठीक है। पूरा हमने पूरा वो अरेंजमेंट ना पढ़ के शॉर्ट में पढ़ लिया कि ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, वही सारा काम जो माइटोसिस में हुआ था। और इनके क्रोमेटिड्स अलग अलग होंगे, तो आप खुद देखो, एक क्रोमेटिड सपोज रेड वाला है, इसका एक क्रोमेटिड यहाँ चला गया, दूसरा क्रोमेटिड वहाँ चला गया। ऐसे ब्लैक वाला है, इसका एक क्रोमेटिड यहाँ चला गया, दूसरा यहाँ चला गया, ऐसे इसके साथ है, ओके। ऐसे यहाँ पर भी आप लोग सेल्स में जनरेट करा सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक स्पर्म रेडी हो गया, ये दूसरा स्पर्म रेडी हो गया, ये तीसरा रेडी हो गया, चौथा रेडी हो गया, 4 स्पर्म्स रेडी हो गए। तो मियोसिस में ये जो 4 स्पर्म्स बने हैं आप लोग जानते हैं, ये चारों स्पर्म्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। अलग अलग क्यों, क्योंकि एक्सचेंज हुआ था डीएनए का, ठीक है। तो अगर मान लो ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम पूरा इसमें मतलब इस वाली सेल में अगर चला गया है तो ये जो दूसरा जाएगा ये एज इट इज़ नहीं जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट जाएगा। तो यही मतलब है, कहने का मतलब क्या हुआ, चारों जो स्पर्म्स हैं उसमें थोड़े बहुत एक्सचेंज होने की वजह से डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और अगर डीएनए में चेंजेस आ गए तो पता ही है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, ये रहा स्पर्म ये रहा ओवम, इनके फ्यूजन से क्या बनेगा, जायगोट। और जायगोट में भी फिर वो चेंजेस दिखेंगे। जब स्पर्म में चेंजेस हैं, ओवम में फीमेल बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं सेम प्रोसेस के ज़रिए, तो इनके फ्यूजन से भी तो नया कुछ कॉम्बो बनेगा, तो जायगोट में भी आपको नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए जो जायगोट है फिर ये आगे डेवलप होगा किसमें, एडल्ट में, यही तो बड़ा होगा। हम लोग भी कभी जायगोट थे, तो जायगोट जो है वो सेल डिवीजन कर करके एक नई बॉडी जनरेट कर लेगा। तो इसलिए आप लोग देखो
कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब लोग एक दूसरे से इसीलिए अलग अलग होते हैं, इसीलिए वेरिएशंस मिलती हैं, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीज़न क्या, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अगर एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट के सपोज दो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन हैं, तो उस कंडीशन में आप देखो दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है, दिखने में भी अलग अलग होंगे। ट्विंस की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, मैं वैसे बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो दो बच्चे अलग अलग होंगे वो अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि एक टाइम पर वो बने किससे हैं, जायगोट के डेवलपमेंट से ही बने हैं। ठीक है, सपोज ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से के दो चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो ये दोनों चिल्ड्रन स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जायगोट से ही तो हुई थी, जायगोट से ही तो बने हैं ना, ये पढ़ चुके हैं हम माइटोसिस में। तो जायगोट से के डेवलपमेंट से ऐसे एक चाइल्ड डेवलप हो गया, ऐसे ही दूसरा चाइल्ड डेवलप हो गया। फाइन, और जायगोट खुद किससे बना है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बना है। इतनी बात समझ में आई। तो स्पर्म और ओवम का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए जितना रीशफल करेगा, मतलब जितना एक्सचेंज होगा मियोसिस के टाइम पे, क्योंकि स्पर्म और ओवम मियोसिस से ही बनते हैं। तो मान लो मेल बॉडी में जो भी सेल इनको बना रही थी, और ऐसे ही फीमेल बॉडी में जो भी सेल इनको बना रही थी ओवम को, मतलब उसमें जितने चेंजेस आए होंगे, जितने क्रॉसिंग ओवर हुए होंगे, उसी की वजह से चेंजेस आ जाएंगे। और चेंजेस आ जाएंगे अगर एक बार सेल्स में, तो नेचुरल बात है वो चेंजेस आपको जायगोट और फिर एडल्ट में भी रिफ्लेक्ट होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है भाई क्लास, इसीलिए लिखवाया था कि मियोसिस जो है ये वेरिएशन क्रिएट करती है। वेरिएशन कैसे क्रिएट करती है, क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए क्रिएट करती है। क्रॉसिंग ओवर में अगर वेरिएशंस आ जाएंगी, मतलब क्रॉसिंग ओवर के वजह से अगर वेरिएशंस आ जाएंगी, तो डीएनए जो है, इसका डीएनए उधर चला गया, इसका डीएनए उधर चला गया, तो जो स्पर्म और ओवम बनेंगे अल्टीमेटली इन सेल्स के मियोसिस 2 करने के बाद, ये सेल्स मियोसिस 1 देन मियोसिस 2, तो जो अल्टीमेटली स्पर्म ओवम बनेंगे वो इस सेल से बहुत डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यही सब पढ़ाया गया था, वही सब बताया आप लोगों को। क्लियर? तो इतना आप लोग लिख लो, लिखिए। हाँ जी, राइट डाउन। सेकंड पॉइंट ही था सिग्निफिकेंस का, मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशंस। ठीक है, इसको लिख लो। वेरिएशंस का क्या मतलब होता है, वेरिएशंस का मतलब डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज यानी कि वही ह्यूमन बींग्स, सपोज तो ह्यूमन बींग्स के जितने भी इंडिविजुअल हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स कैटेगरी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इस प्लानट पर इंसान रह रहे हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इन्हीं डिफरेंसेस को आप क्या बोल देते हैं, वेरिएशंस, अलग होने को ही। ठीक, इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लो, एक्सप्लेनेशन। सपोज ये कोई सेल है, ये बिल्कुल बेसिक से लिखो, मेल बॉडी, तो मेल बॉडी में टेस्टिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस हो गई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसी टेस्टिस में
सेल है, इस सेल को आप बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल बोलेंगे ना, क्योंकि किस में एंट्री मार रही है ये, मियोसिस में, तो इसको आप मियोसाइट भी बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा नाम इसका मियोसाइट है। मियोसाइट याद रह जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज पेरेंट सेल से काम चला लेना। मियोसाइट मतलब वो सेल दैट इज अंडर गोइंग इन मियोसिस, ठीक है। मियोसाइट, MEIOCYTE, मियोसाइट, ये लिख लो आप लोग अपने लेवल पर ब्रैकेट में, सेल दैट अंडर गोज इन मियोसिस, ठीक है। तो टेस्टिस में बहुत सारी सेल्स हैं, ये सेल मियोसिस में एंटर कर रही है ताकि स्पर्म बना सके। तो ये सेल पहले एंट्री करेगी किस में, इंटरफेज में, ठीक है। और इंटरफेज में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन। तो डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाएगा, तो अगर 2C है तो वो कितना हो जाएगा, 4C डीएनए। तो यहाँ लिख लो डीएनए 2C से कितना हो गया, 4C, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में डीएनए कितना होता है, 2C होता है, लेकिन एस फेज में होने के बाद 4C हो जाता है। फाइन, यहाँ लिख लेना, आप लोग भूल जाएं तो एस फेज। अब ये सेल किस में एंट्री मारेगी, मियोसिस 1 में। तो जब ये मियोसिस 1 में एंटर करेगी तो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल इन नेचर, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 में जैसे ये एंटर करेगी, इसको आप लोग बॉक्स में पैक कर दो। तो मियोसिस 1 यहाँ पर है, यहाँ लिखो एंटर्स इन टू प्रोफेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के भी वो प्रोफेज में एंट्री करती है, ठीक है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1। और क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इवेंट्स होंगे, इवेंट्स करके लिख लो, इवेंट्स इन प्रोफेस, इवेंट्स इन प्रोफेस। तो कुछ इवेंट्स यहाँ लिख लीजिए। नंबर 1, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम, इनकी पेयरिंग होती है। ये पेयरिंग माइटोसिस में नहीं हो रही थी, यही होएगी। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आगे लिखा जा रहा है यहाँ पे, द क्रोमोसोम्स which are similar in shape, size and genes called homologous chromosomes, उनको आप homologous chromosomes बोलते हैं, ठीक है। उनकी पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग को आप दिखा लो डायग्राम में। दिखाइए भाई पेयरिंग। प्रोफेज में तो ऐसा ही होता है, वहाँ पर पूरे सेल में ही फैल जाती हैं क्रोमोसोम। ये पेयरिंग हो गई, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होते हुए मत दिखाना, सिर्फ पेयर्ड होते हुए दिखाना। तो इसको आप बोलते हैं क्या, टेट्राड, ठीक है। टेट्राड क्यों, हैविंग 4 क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड्स होते हैं ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, टेट्राड। इतनी बात समझ में आई। अब आगे लिखो,
दूसरा इवेंट, दूसरा इवेंट लिखिए। पहले तो पेयरिंग हो जाएगी, दूसरा क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है, प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स या नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टेट्राड। तो जो टेट्राड है यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, टेट्राड यानी कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, लिख लेना आप लोग ये पूरा। ठीक है, तो इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, बता ही दिया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनके बीच आपस में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये क्रॉसिंग ओवर आप लोग होते हुए दिखा दो। शेडिंग ज़रूर कर देना, ओके, ताकि इजी रहे। ठीक है भाई क्लास, शेडिंग ज़रूर कर दीजिए। जो रेड वाला दिखाया है उसको रेड से पूरा शेड कर दो, जो ग्रीन वाला दिखाया है उसको ग्रीन से पूरा शेड कर दो। तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर में ही देखो वहीं करवाया क्रॉसिंग ओवर, सिस्टर में मत करवा देना कि एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स का क्रॉसिंग ओवर, ये तो ऐसा नहीं है, क्रॉसिंग ओवर नहीं है फिर। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट भी आप यहीं दिखा के ख़त्म करो। अच्छा, अब यहाँ तो 6 हैं, सारा ना दिखा करके आप एक भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो एक में हुआ है, चेंजेस हुए हैं, वही सब में होंगे, नेचुरल है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे दिखा दो। ये एक क्रोमोसोम हो गया ग्रीन वाला, इसी के चारों ओर रेड वाला पार्ट भी आ गया। ठीक है भाई क्लास, ये सेंटर में क्या हो गया, क्रोमेटिड, सॉरी सेंटर में हो गया सेंट्रोमियर। ओके, ऐसे ही आप लोग रेड वाला पार्ट दिखाओ। तो ये इसकी शेडिंग कर दीजिए, यहाँ इसकी शेडिंग कर दीजिए। ये यहाँ ग्रीन पार्ट दिखा दो और यहाँ ग्रीन पार्ट दिखा दो। समझ में आ गया? तो एक्सचेंज हो गया, यही करवाना था वेरिएशंस लाने के लिए। तो ऐसे मैंने एक का दिखाया है, ऐसे आप बाकियों का भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज टाइम नहीं है तो इतने से भी काम चल जाएगा। सेम वही है, तो इसलिए सारा नहीं दिखा रहे, आप लोग दिखाना चाहिए चाहते हैं बिल्कुल दिखाइए। तो पेरेंट सेल ने इंटरफेज में एंट्री मारी, फिर मियोसिस 1 में एंट्री मारी, मियोसिस 1 में भी प्रोफेज में दोनों इवेंट्स आपको बताएं, टेट्राड का बनना यानी कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बता दिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का, सिग्निफिकेंस ऑफ पेयरिंग क्यों हो रही थी भाई, ताकि क्रॉसिंग ओवर किया जा सके। ओके, और सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्यों हो रहा है, डीएनए शफल करेगा, रीशफल करेगा, वही प्लेइंग कार्ड्स वाली सिचुएशन। तो इट प्रोड्यूसेस variations in what, variations in gametes, example sperm,
या ओवम, या तो हम मेल बॉडी का पढ़ रहे हैं तो स्पर्म की बात आएगी, तो स्पर्म और ओवम जो है उनमें वेरिएशंस आ जाएंगे क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन चेंजेस इन जायगोट या फिर एडल्ट, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सो सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन ऑफ पेरेंट्स, सॉरी सिबलिंग्स फ्रॉम वन पेरेंट, सेम पेरेंट लिखो, सेम पेरेंट आर डिफरेंट from one another due to crossing over, ठीक है। इस वजह से ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट, एक्सेप्शंस क्या हैं, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। क्लास ये कंप्लीट करो। तो क्रॉसिंग ओवर आप लोगों को समझा दिया। मियोसिस 1 का क्या रिजल्ट रहा, इसके बाद आगे लिखना। तो 2 सेल बन जाएगी आफ्टर मियोसिस 1, 2 सेल्स बन गई, ठीक है। तो इसका प्लॉइडी लेवल कितना हो गया, आधा हो जाएगा, यहाँ एन दिखा दो, ठीक है। अब ये सेल किस में एंटर करेगी, इसके नीचे भी आ रहा हो, इसके नीचे भी आ रहा हो, ये सेल एंटर करेगी मियोसिस 2, और मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह होती है, माइटोसिस की तरह। तो ब्रैकेट में लिख लेना लाइक माइटोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन थी तो ये भी इक्वेशनल डिवीजन होगी, लाइक माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है मियोसिस 2, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ दिखा रहे हैं। तो उस सेल से ये सेल बन गई और इस वाली सेल से ये वाली सेल बन गई, ठीक है। ये ऐसे आप स्पर्म दिखा सकते हैं, 4 सेल्स बन गई ना मियोसिस 2 से। प्लॉइडी लेवल क्या होगा फिर जब इक्वेशनल डिवीजन है, तो सेम NN, फाइन। तो 4 सेल्स यहाँ पर रेडी हो गई मियोसिस में। तो वेरिएशंस हम लोगों ने सीख ली, कैसे आ रही है वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मियोसिस 1 के बाद रिडक्शनल डिवीजन, फिर मियोसिस 2, ठीक है। अच्छा मियोसिस 2 हो ही क्यों रही है, DNA का कंटेंट आधा करने के लिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो क्रोमोसोम का कंटेंट तो आधा हो गया। पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे, हमने कितने दिखाए थे, सपोज हमने 46 दिखाए थे, तो अब आफ्टर मियोसिस 1 कितने हो गए, 23, 23, ये रिजल्ट रहा, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम अभी भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इस फॉर्म में प्रेजेंट है या इस वाली फॉर्म में प्रेजेंट है, अभी भी इस वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये फॉर्म कौन से DNA को रिप्रेजेंट करती है, 2C और 4C, ये रिप्रेजेंट करती है 4C DNA को, बात समझ में आई। और एक नॉर्मल सेल में कितना DNA आइडियली होना चाहिए, 2C DNA होना चाहिए, मतलब कि DNA अभी तो ज़्यादा है, तो DNA अभी ज़्यादा है तो DNA भी घटाओ, ठीक है। उसको 4C से कितने लेवल पर लेकर आओ, 2C के लेवल पर लेकर आओ। तो इसलिए मियोसिस 1 के बाद कौन से डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, मियोसिस 2 की ज़रूरत पड़ती है, ताकि DNA आधा हो जाए, DNA अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाए। तो मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है और DNA को आधा कर देती है। तो इस सेल के पास 23 क्रोमेटिड्स, इसके पास भी 23 क्रोमेटिड, यहाँ भी 23 क्रोमेटिड, यहाँ भी 23 क्रोमेटिड, ठीक है। समझ गए, क्रोमेटिड ही तो जाएंगे, इसके बाद डबल है ना, ये वाला चला गया यहाँ,
ये वाला क्रोमेटिड चला गया वहाँ, फाइन। तो 4C से डीएनए कितना चला जाएगा उनमें, हर एक सेल में 2C डीएनए। समझ गए सब लोग? चलो इसको और कंप्लीट कर लो। मियोसिस 1 भी हो गई, मियोसिस 2 भी आपको बता दी, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। यहाँ लास्ट में एक बात और लिख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 की ज़रूरत ही क्या है? टू रिड्यूस, ऐसे लिखो, इन मियोसिस 1 क्रोमोसोमल नंबर gets reduced but amount of DNA does not। amount of DNA जो है ये नहीं रिड्यूस होता। सो टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ DNA, ब्रैकेट में फ्रॉम 4C टू 2C, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ डीएनए नॉर्मल होने के लाने के लिए, 2C नॉर्मल है, ये लिख लेना अपने लेवल पे। सो टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ डीएनए मियोसिस 2 इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इसीलिए मियोसिस 2 होती है। लिखिए इसको, कंप्लीट करिए। हाँ जी क्लास कंप्लीटेड। अच्छा ये तो हो गया है। अब एक पॉइंट और आप लोग लिख लो, मियोसिस इतना ही था। जो डायग्राम आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर का भी बनवाया है ना, उसमें आप लोग देखो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा होगा। डायग्राम देखो खोल के, रेड और ग्रीन वाला, तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा होगा ना। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जैसे सपोज ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन गया अगर ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बना है, इसी को ही आप, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हैं, चियाज़मा। चियाज़मा भी बोलते हैं, चियाज़मेटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लो वहीं उसी क्रॉसिंग ओवर वाले डायग्राम में ही साइड में लिख लो, चियाज़मा या चियाज़मेटा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को ही आप क्या बोलेंगे, चियाज़मा या फिर चियाज़मेटा। ओके तो ये हो गया है कंप्लीट। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ मियोसिस और माइटोसिस। तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन थी, क्यों चाहिए हमें, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना, रिपेयरिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए वो माइटोसिस हो रही थी कि चोट वगैरह लग गई, रिपेयरिंग करानी है, ठीक है, छोटा बच्चा था बड़ा बच्चा हो गया तो ग्रोथ करानी है, ठीक है। तो ग्रोथ वगैरह के लिए, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू, इन सब चीज़ों के लिए माइटोसिस चाहिए। मियोसिस क्यों चाहिए, आप लोगों को उसका रीज़न भी बताया। मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ सेल्स मियोसिस करके स्पर्म और ओवम बनवाती हैं, मेल बॉडी में स्पर्म, फीमेल बॉडी में ओवम, ठीक है। और मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शन होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर आधा कर देती है, जबकि मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं करती, वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, ठीक है। और ये होती ही क्यों है मियोसिस, ताकि क्रोमोसोम का नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन
मेंटेन रह सके, और सेकेंडली ये वेरिएशंस का भी मौका देती है क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। तो इसलिए जो नए बच्चे बनेंगे वो नेचुरल बात है एक दूसरे से अलग अलग होंगे वेरिएशंस आने की वजह से, ताकि क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, डीएनए शफल हुआ है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बताई। तो क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम, चियाज़मा फॉर्मेशन। ठीक, अब मियोसिस जो है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट हुई है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बनी, मियोसिस 2 में भी एक सेल से 2 सेल बनी है। लेकिन पेरेंटल सेल अल्टीमेटली कितने सेल्स बना रही है? एक सेल से कितने सेल्स बन रहे थे लास्ट में देखो? 4 स्पर्म्स बन रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट मियोसिस में आ सकता है। पूरा आप लोगों को लिखवाया गया है। वो डिफरेंस अब आप लोग जैसे इसको समझेंगे और रिवाइज करेंगे, वो आप अपने आप एक बार खुद से करने की एक बार कोशिश करना। ठीक है, तो एक काम करो, एक होमवर्क ले ही लो इसी पर ही। होमवर्क से पहले एक क्वेश्चन लिखो, फिर होमवर्क लेना, क्लास वैसे भी टाइम होने वाला है। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। नेम some cells, name some cells which, name some cells which डैश डाल के लिखो। नंबर 1, डिवाइड कॉन्टिन्यूअसली। दूसरा, डिवाइड ओकेशनली, ओकेशनली मतलब कभी कभार। तीसरा, डू नॉट डिवाइड, जो बिल्कुल डिवाइड नहीं करती। तो डिवाइड कॉन्टिन्यूसली में आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स। भाई ये नाम तो आप लोगों ने सुन रखा है, हाँ, क्लास 9th में था टिश्यूज़ में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, इन्हीं की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड ओकेशनली, फॉर एग्जांपल लिवर सेल्स, और दूसरी सेल्स भी लिख सकते हैं आप। डो नॉट डिवाइड जैसे कि नर्व सेल, ठीक है, हार्ट सेल, ये डिवाइड नहीं करती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे एक क्वेश्चन लिखो, वो आप लोग होमवर्क में ले लो, क्योंकि अब वो आप कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन होमवर्क का है तो मैं पहले बता दूं, ठीक है, पक्का टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा ज़रूर, इसलिए बिल्कुल भी इसे अवॉइड ना करें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नंबर 1, कुछ डिफरेंस पहले आप लोगों को किस में डिफरेंस बताना है? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस जितने बन सकते हैं उतने लिखें। ठीक है, जैसे ये इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, इसमें एक सेल से 2 सेल बनती हैं, इसमें एक सेल से अल्टीमेटली 4 सेल्स बनती हैं, है ना। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ नहीं होता, वहाँ होता है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। पूरे कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप लोग लिख देंगे। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और दूसरा डिफरेंस आपको बताना है माइटोसिस of plant cell and animal cell। एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो माइटोसिस है, यहाँ सिर्फ माइटोसिस की बात हो रही है, उसका डिफरेंस बताना है कि प्लांट सेल में जो माइटोसिस होती है वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंट है, कि वहाँ सेंट्रोसोम होते हैं या नहीं, है ना, और वहाँ पर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल प्लेट, सेल फ्यूरो। तो इस बेसिस पर आप लोगों को ये डिफरेंस बताना है। क्वेश्चंस नोट करो जल्दी। हाँ जी, क्लास डन। तो चैप्टर तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया फाइनली। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, काफ़ी लेंदी चैप्टर था। इस चैप्टर का रिवीजन बार बार करना, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कहाँ रिडक्शनल हो रहा है, कहाँ इक्वेशनल हो रहा है, कई बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, बट स्टिल रिवीजन आप लोग अपना प्रॉपर रखें तब तो ठीक है। अदरवाइज ये तो बिल्कुल ही भूल जाओगे जैन फैब तक, जब एग्ज़ाम आप लोगों के शुरू होंगे।
फाइनल्स, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। तो ये आप लोगों को बता दिया, माइटोसिस भी, मियोसिस भी, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने जो नोट करा है उसको बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। जेनेटिक्स जो है वो भी इतना ही लेंदी है, तो मैं अभी उसको नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगेन आप तो फिर बहुत बोर हो जाओगे, इतना ही लेंदी चैप्टर है वो भी। उसको थोड़ा अभी होल्ड पर डालते हैं, पहले छोटे चैप्टर्स देख लेते हैं एक दो, ठीक है। वो जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर हम जेनेटिक्स उठाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ट्रांसपिरेशन, कुछ बच्चों के स्कूल में हो गया तो वो ट्रांसपिरेशन देख लेंगे। तो अगला चैप्टर आप लोग हेडिंग बनाओ, फोटोसिंथेसिस। होमवर्क जो दिया है इसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना, और कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की एक्सरसाइज में जो नहीं समझ में आया है वो आप लोग बिल्कुल टिक करके रख लें, डाउट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली हेडिंग बनाइए नए चैप्टर की, फोटोसिंथेसिस। तो आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हो पाएगा, पता ही है उतना तो बेसिक चीज़ आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस, हाँ जी क्लास। तो फोटोसिंथेसिस जो है सबसे पहले तो ये प्लांट्स में ही होता है, ग्रीन प्लांट्स इसे शो करते हैं ना। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी धरती है, हमारा जो ग्लोब है, उस ग्लोब पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो प्लांट्स जो हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ओटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, मतलब वो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना नरिशमेंट खुद मतलब रेडी करते हैं, ठीक। वो जो भी फूड बना रहे हैं, वो जो भी फूड बना रहे हैं वो फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कंज्यूम करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। उसे कंज्यूम करते हैं दुनिया के हेट्रोट्रॉफ्स, चाहे वो डायरेक्ट कंज्यूम करें। डायरेक्ट कैसे कंज्यूम करेंगे, डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, ठीक है, या प्लांट प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली का मतलब किसी दूसरे एनिमल को मार कर खाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक फूड चेन दिखाई, ग्रास, डियर, लायन। तो यहाँ पर आप देखो डियर तो डायरेक्ट ग्रास को खा रहा है, लेकिन जो लायन है वो डियर को खा रहा है। तो लायन अल्टीमेटली उसकी बॉडी में गया तो प्लांट प्रोडक्ट ही ना, क्योंकि डियर ने तो अपनी बॉडी कैसे बनाई, ग्रास खा खा के, ठीक है। तो लायन जो है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हुआ, ग्रास पर। अगर ग्रास ही नहीं रहेगी तो डियर भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, फिर लायन भी वैनिश हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारी ग्लोब है, धरती है, उस पर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम, फूड प्रिपरेशन का काम दुनिया के प्लांट्स करते हैं। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स की जो कैटेगरी है, वो इन पर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट रहे, चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहे। तो इस चैप्टर में आपको यही सीखना है कि ये खाना कहाँ बनता है। प्लांट बॉडी तो बनाती है, लेकिन प्लांट बॉडी में भी कहाँ बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे जाते हैं, कैसा फ्यूल यूज़ किया जाता है जिससे ये फूड प्रिपेयर होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। फाइन, तो पहले इतनी बात आप लोग लिख लो, ये बेसिक सी चीज़ थी, बाकी की डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे ही। राइट डाउन। प्लांट्स मैन्युफैक्चर, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लिख लेना भाई, ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर फूड by the process of photosynthesis, ठीक है, फुल स्टॉप। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब द ऑर्गेनिजम्स which synthesize their own food, synthesize their own
फूड, ठीक है, उन्हें आप बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन plants and their products directly or indirectly. Hence they are called heterotrophs. इसलिए उनको आप heterotrophs बोलते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, तो वो अपना नरिशमेंट, अपना फूड डिफरेंट किसी दूसरे से ले रहे हैं, खुद नहीं बना रहे। हेट्रोट्रॉफ्स फॉर एग्जांपल प्लांट, गोट, लायन, ठीक है। ये सपोज एक फूड चेन है, तो इसमें गोट जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर, प्लांट पर। और लॉयन जो है वो प्लांट पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो किसको कंज्यूम कर रहा है, किसको, गोट को। तो गोट को यहाँ पर आप सेंटर में दिखा दें इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बेसिक चीज़ बताई, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अगली नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम यही सीखेंगे कि अब फूड कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनता है। तो इतना आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लेना, जो होमवर्क दिया है उसे ज़रूर कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस ही पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।